क्यों हमारी लीडरशिप साइलेंट है? फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे क्यों नहीं बोलते? आपने इंटीरियर मिनिस्टर को आखिरी दफा कब बोलते देखा है? अब मेरा ख्याल काफी देर हो गई, गायब है। इन्होंने सारी जिम्मेदारी डाल दी है एस्टैब्लिशमेंट को। इस हुकूमत को एक्यूज नहीं करता, एवरीवन एक्यूज एस्टैब्लिशमेंट। तो एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं बोलती फिर इस चीज के ऊपर? इमरान खान एक आउट ऑफ सिलेबस आ गए। नवाज शरीफ अभी तक मोहम्मद खान जुनेजो की उस इंस्पायरेशन में फंसे हुए हैं। और लोग कहते हैं साढ़े टैक्स का पैसा है, तुझे आके साढ़े ते वार रहे हो जिन्हें बड़ा बड़ा एहसान कर रहे हैं। जो ही अगर ये लड़ाई थोड़ी कम हो तो एस्टैब्लिशमेंट कल ही थकना शुरू हो जाएगी इनसे। आपने ऐसे लोगों को लगा दिया है जो समझते हैं कि पॉलिसी उनकी है ही नहीं, इंटरनल लड़ाई है पीटीआई में, बड़ी पॉलिसी लेवल के ऊपर उनकी सोच जो है वो नहीं जाती। ब्रिंग अ मेजर एसडीजीआई एसपीआर। मैंने तो जितने यंगस्टर्स के साथ काम किया मुझे तो लगा है कि वो ज्यादा समझता है। जब इंडिया ये कह रहा है हम कश्मीर ले लेंगे, अब मेरे से तो मोदी साहब इतने नाराज हो गए कि मेरा वारंट जारी कर दिया। और अभी भी वो इंटैक्ट है। उनका जो मैनिफेस्टो है, हमने पाकिस्तानी कश्मीर को लेना है। कारगिल बहुत बड़ी जो गलती थी। तो भाई सियाचिन क्या था? बिलावल इज एन एक्सेप्शन, ही स्पीक्स अग्रेसिवली ऑन दीज राइट्स। 10 सालों में भारत से एक ट्वीट ही आई है बस। पाकिस्तान के अंदर अब ये कंसेंसस है कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बहुत बड़ा मौका जाया हुआ कश्मीर की सेटलमेंट का जब परवेज मुशर्रफ साहब आगरा गए, जब हमने जनरल बाजवा की जो स्कीम थी उसको हम नहीं माने। हम अपना सिनेमा खत्म कर लेंगे अगर हम इंडियन फिल्में बंद करेंगे। वो पॉलिसीज ना बनाए जिससे कॉमन इंडियन और कॉमन पाकिस्तानी जो है वो हर्ट हो। हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? पंजाबी उर्दू में बात करके तो अपने ही यूरोप को, अमेरिका को बेच सकते हैं ना। एस्टैब्लिशमेंट में और सियासी जमातों के दरमियान एक एतमाद बहाल ना हो, डोंट एक्सपेक्ट कि कोई मिरेकल जो है वो होगा। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्यों नहीं बोलती। हर रोज़ हम देखते हैं भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर, राजनाथ सिंह, अमित शाह ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर दोबारा थ्रेट्स हुए, बड़े ट्रेन पे हमला हुआ, होस्टेज बना लिए गए। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कभी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे के अपना मौक़िफ़ ही नहीं कभी दिया। इसकी क्या वजूहात हैं और क्यों हमारी लीडरशिप जो है वो इतनी इनवर्ड लुकिंग है? इस सिलसिले में मैंने बात करने के लिए रिक्वेस्ट की फॉर्मर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब, जो कि बड़े इज़ वेरी वेल वर्स्ड ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज वेल और साउथ एशियन पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। और क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं तो उनको ज़्यादा पता है कि ये नैरेटिव बनता कैसा। इनके दौर में तो बहुत बोला जाता था फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे, और अभी जो साइलेंस है उसकी क्या वजह है? चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। क्या वजह है, क्यों हमारी लीडरशिप साइलेंट है और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे क्यों नहीं बोलते? हमारे पास फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर है, क्यों हमारा मुकदमा दुनिया के सामने नहीं जा रहा? आपने इंटीरियर मिनिस्टर को आखिरी दफा कब बोलते देखा है? अब मेरा ख्याल काफ़ी देर हो गई, गायब है। देखिए, गवर्नमेंट एक मॉडल पे जो है वो काम कर रही है और गवर्नमेंट का जो बुनियादी मॉडल है वो ये है कि हियर नो इवल, से नो इवल, और बस अपने जरा चुप करके ना काम हो रहा है ना उधर च लगे रहो। इन्होंने सारी जिम्मेदारी डाल दी है एस्टैब्लिशमेंट को। ये करते ये हैं कि उनकी भी तारीफ कर देते हैं कि वो फलानी इकोनॉमिक्स है। हालांकि इकोनॉमी में देखा जाए तो एस्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं बनता, होना भी नहीं चाहिए। कोई बड़ा बिजनेसमैन दुनिया में आर्मी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा, और लेकिन आपने उसको जोड़ दिया। अब ये करते ये हैं कि उनकी उधर तारीफ कर देते हैं और उसके बाद सारा जो बोझ है वो डाल देते हैं एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे। मिसाल के तौर के ऊपर इंटरनली आप देखें ना कि अगर पंजाब में 1 लाख छापा पड़ा है, इस्लामाबाद में लोग गिरफ्तार होते हैं, कोई चीचू की मलिया में भी छापा पड़ता है, या कोई बत्तीचा कोकाड़ा छापा पड़ जाए, या कोई शादबाग लाहौर में छापा पड़ जाए, कोई इस हुकूमत को एक्यूज़ नहीं करता। एवरीवन एक्यूज एस्टैब्लिशमेंट। सो इनका मॉडल ये है कि आप अपना बोझ आपने कोई नहीं लेना। इसीलिए मैं टीवी पे कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है एक्चुअली ये एक बोझ बन गई है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि इनका कोई भी जो सियासी बोझ है, देखें ना, अगर सारा काम होना आप ही करना है तो फिर आप ही कर लें, फिर इनको रखने की क्या ज़रूरत है? आप इनको इसलिए रखा गया था कि एक पॉलिटिकल बोझ उठाने की कोई सकत या कोई वज़न ये भी लेंगे।
आप देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, आप देख लें पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिशमेंट को सारे जो चैलेंजेस हैं वो इसलिए हैं कि वो अकेले उसको फेस कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की जो पैराडाइम है उसके ऊपर बिल्कुल हुकूमत की तरफ से कोई कुछ नहीं आता। बलूचिस्तान में सब कुछ हुआ, आपको याद होगा शर्म अल शेख में हमने एक पूरा डोजियर दिया था और कहा था कि जी ये, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट वाज वेरी एविडेंट इन दैट। लेकिन अभी जब हुआ है, आपने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से बात ही नहीं कोई जो है वो हुई, ना आपने सुनी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर इज़ एक्चुअली हमेशा रोज़ाना अगर आप उनकी एक्टिविटीज़ देखेंगे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग्स ले रहे होते हैं और फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग्स वो नहीं ले रहे होते। सो प्रॉब्लम इज़ दैट आई थिंक इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ये लोगों की जो एक थीम है वो ये है कि बस हमने कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है तो उसी करना। नहीं तो चोर साहब, ये तो फिर इन्हें तो वे एस्टैब्लिशमेंट की भी तो मलाइन हो रही है, तो एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं बोलती फिर इस चीज़ के ऊपर कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, तो एस्टैब्लिशमेंट अगर बाकी बहुत सारी चीज़ें अगर कंट्रोल कर रही है या इनको पावर में लेके आए हैं तो फिर इनको ये भी कहीं बोलते क्यों नहीं है? सो इसमें आपको लगता है कि ये इस हद तक वो बार बार उनको नहीं कह सकते, या कि इससे तो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो गंदी हो रही है बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिशियंस एंड फॉरेन मिनिस्टर साहब की वजह से? आपको नहीं लगेगी ये बात, या ये खुद कर रहे हैं जानबूझ के? नहीं, देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट का प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आई वुड से कि जो बड़ा चैलेंज उनको मिल रहा है इमरान खान की तरफ से, क्योंकि इमरान खान एक आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। पहले हमेशा पाकिस्तान में होता था वो जेल डालते थे, 10 महीने बाद बंदे की बस हो जाती थी, टील टूल हो जाती थी, चले जाते थे, हो जाता था। अब देखें ना, एक तो एस्टैब्लिशमेंट बड़ी अनपॉपुलर है खुद, और फिर इस अनपॉपुलरिटी में इजाफा ये हो रहा है कि जैसे जनरल ज़ियाउल हक को या अयूब खान को या मुशर्रफ साहब को डॉलर मिल रहे थे, इनको ना डॉलर आ रहे हैं ना इनकी पॉपुलैरिटी है, तो इनके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। अब इन्होंने फिर जो गलती हुई है वो ये, इन्होंने जो अपने पॉलिटिकल पार्टनर्स चूज़ किए हैं उनकी भी ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बोझ है इस वक्त उसमें दब के उनकी अपनी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है। यानी अब आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ जो हैं या नवाज शरीफ हैं, इनकी जो नई जनरेशन के अंदर एक तो इनकी पॉलिटिक्स देखें ना, पूरी दुनिया में जनरेशनल चेंज है, दे ऑल हैव रीच देयर मीडियन एज। अब उस जो नई एज है उसके साथ ये रिलेट नहीं करते हैं। मसलन अगर आप इनकी अपनी पॉलिटिक्स भी देखेंगे ना तो बहुत ये है कि जी हम डेवलपमेंट करके दे रहे हैं। जो मेन थीम है ना PMLN की पॉलिटिक्स का, वो ये है कि हमने जनाब वो आपको पैसे घर दे दिए थे, हमने आपकी चीज़ें जो हैं वो सस्ती कर दी थी, हमने आपकी गली बनवा दी, ये देखें हम एक और मोटरवे बनवा रहे हैं, ये देखें हम एक और सड़क बना रहे हैं। डेवलपमेंट बेस जो है वो थीम है। लेकिन जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है वो डेवलपमेंट से शिफ्ट होकर राइट्स पे चली गई है। तो इसलिए प्रॉब्लम यह है कि उनको वो इस वक्त 80s की पॉलिटिक्स में जो मोहम्मद खान जुनेजो ने शुरू की थी, मशहूर जो उनका 5 नुकाती प्रोग्राम था, नवाज शरीफ अभी तक मोहम्मद खान जुनेजो की उस इंस्पायरेशन में फंसे हुए हैं। उनकी अपनी कोई थीम नहीं है। लेकिन मसलन अगर आप तकरीरें सुने नवाज शरीफ की, फॉर एग्जांपल मानसेरा से वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनकी तकरीर थी, और मैं तो जेल में था उस वक्त, तो वो PTV आता था तो मुझे उनकी तकरीरें सुननी पड़ती थी। तो वो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने 1.5 अरब रुपया ये सड़क का भी तुम पे वार दिया। मैंने कहा बड़े ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन ये एयरपोर्ट भी मानसेरा वालों मैंने तुम्हारे सर पे वार दिया, और ये वार दिया। और अच्छा, उसके बाद मियाँ साहब वहाँ से 60,000 से इलेक्शन हार गए। अब इशू ये है कि ही इज़ नॉट रियलाइजिंग दैट पीपल, जो लोग उनके सामने यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, वो इसको एहसान समझते ही नहीं है। इमरान खान ने जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो रेवोल्यूशन आया है उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो थीम इमरान खान ने चेंज किया है वो ये है कि डेवलपमेंट को भी राइट्स में ले आएंगे। राइट आपका ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਦ ਪੀਪਲ ਬਿਲੀਵ दैट डेवलपमेंट इज़ देयर फंडामेंटल राइट, और पॉलिटिकल लीडर को एहसान नहीं कर रहा साढ़े ते देख। तो उसकी वजह से इस वक्त जो राइट्स की पॉलिटिक्स है दैट हैज़ एक्चुअली टेकन ओवर एवरीथिंग। तो उसकी वजह से इनकी पॉलिटिक्स नहीं रही। अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फॉरेन पॉलिसी में इनके ऊपर रिलाय
कर नहीं सकती क्योंकि इनके पास बेचने को कुछ नहीं है। और आप बड़ी जल्दी देखेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट विल स्टार्ट फीलिंग फटीग्ड। अभी तो चूंकि इमरान खान से लड़ाई इतनी ज़्यादा है ना, जो ही अगर ये लड़ाई थोड़ी कम हो तो एस्टैब्लिशमेंट कल ही थकना शुरू हो जाएगी इनसे। अच्छा सर साहब, ये सवाल बनता है कि हमारे पास ये एक फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये वैसे टेक्नोक्रेट ही हैं, मतलब इनको आप कह सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर चाहिए जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग ना हो। जिस तरह आपने फाइनेंस मिनिस्टर लगाया है, एक फॉरेन पॉलिसी को समझता था। जैसे इंडिया में हमने देखा कि एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर है जो फॉरेन ऑफिस से आया और बड़ा अच्छी कमांड है और ग्रिप है और पॉलिटिकल पावर जो है, पॉलिटिशियन इनके मोदी साहब की पूरी बैकिंग है। आपको लगता है हमें भी कोई इसी तरह का कोई फॉर्म ऑफ फॉरेन ऑफिस का बंदा चाहिए जो हमारे नैरेटिव को दुनिया के सामने रख सके? क्योंकि हमारा तो मौक़िफ़ ही नहीं बोलते। हम रोज़ाना शहीद हो रहे हैं, पिछले साल 1000 बंदा शहीद हो गया, दुनिया को नहीं पता कि हमारी इतनी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। सो हमारे पास कोई एडवोकेट नहीं है। सो क्या वो कोई फॉरेन ऑफिस से कोई बंदा आना चाहिए रिटायर्ड, जिसको लगा दिया जाए, जिसको एक्चुअली हमारे केस स्टडी का पता हो, या क्या आप समझते हैं कि इलेक्टेड लोग ठीक बात कर लेते हैं? टेक्नोक्रेट्स आर बोरिंग। कोई दुनिया में टेक्नोक्रेट्स को कौन उस तरह सुनता है? ये जो आप इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, ही इज़ नॉट अ टेक्नोक्रेट नाउ, ही इज़ अ वेरी हार्डकोर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। और उसको बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की जो बैकिंग हासिल है उसकी वजह से उसने जो बात की है वो सारी चीज़ें हैं। बट इट्स अबाउट ये बात है कि उसको नरेंद्र मोदी की हुकूमत की एक पूरी बैकिंग हासिल है एंड ही ओन्स द गवर्नमेंट। वो इसलिए आपको कामयाब लग रहा है कि वो गवर्नमेंट को और मुल्क की इस पॉलिसी को ओन करता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि आपने ऐसे लोगों को लगा दिया है जो समझते हैं कि पॉलिसी उनकी है ही नहीं। जब वो ओन ही नहीं करते पॉलिसी तो वो बयान कैसे करेंगे? सो पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, हार्डकोर जो है वो पॉलिटिशियन जो है वो थे, और आई थिंक वो बहुत अच्छे थे। ज़्यादातर टेक्नोक्रेट्स एक्चुअली काफ़ी बेकार रहे। याकूब खान साहब का एक दौर उस वक्त कहा जा सकता है, बट वो तो ठीक है, हम वेस्टर्न लाए थे उस वक्त और फॉरेन पॉलिसी भी हमारी सीधी सीधी थी कि हमने अमेरिका की लाइन टो करनी। अब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस चाहिए ना, तो आई थिंक कोई लोग जो समझते हों, पॉलिटिशियंस में भी बड़े बड़े अच्छे लोग होंगे, लेकिन आपको बंदा वो चाहिए जो जब बात करे तो लगे कि ये गवर्नमेंट बात कर रही है और इसके पीछे एक पूरा वो है। तो अगर आप ऐसे ही को मुलाजिम पेशा लगा देंगे जिसके पीछे बैकिंग नहीं होगी तो उसको इम्पैक्ट नहीं उसका हो सकता। चोर साहब, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आपको पता है कि नैरेटिव बनते कैसे हैं, क्या होता है। आपको लगता है इस वक्त पाकिस्तान का कोई एडवोकेट है जो पाकिस्तान की स्टोरी दुनिया को सुना रहा है, और अगर नहीं है तो उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ को ऑन नहीं करते एंड दे बिलीव कि दे उनकी पॉलिसियाँ वही जानन और अपना काम करन। और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रोज़ के जो इंटरनल लड़ाई है पीटीआई में, उसमें वो इतनी कंज्यूम हो गई है कि ये बड़ी पॉलिसी लेवल के ऊपर उनकी सोच जो है वो नहीं जाती, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये इस वक्त एक हम एनॉमली में जो है वो फंसे हुए हैं। लेकिन नंदलेस मेरे ख्याल में जो हमारे दौर में तो देखें ना, हमारा तो फ़ायदा ये था कि हमने बड़ी करीबी, फॉर एग्जांपल मैं जब बना हूँ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना हूँ, हमारा डिजिटल मीडिया विंग नहीं था, कोई पाकिस्तान में ट्विटर अकाउंट्स तक नहीं थे, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स तक नहीं थे, तो हमने सारे बनाए महकमों में। फिर हमने फिर बहुत ज़बरदस्त काम किया आई थिंक जो हमारे बच्चों ने, और ये जो नई और हमने नई ये जनरेशनल चेंज है पीटीआई का और इमरान खान का असल फ़ायदा ये था कि वो उसको कम करते हैं। सो मोस्ट ऑफ आवर जो यंग बॉयज़ हैं दे एक्चुअली लेड दी नैरेटिव वॉर। अभी भी अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे समझ नहीं आती कि आप लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर DGISPR क्यों रखेंगे। अगर मैं एडवाइस करूं चीफ साहब को या फ़ौज को, तो मेरी एडवाइस होगी कि ब्रिंग अ मेजर एज DGISPR, अ यंग मैन इन हिज 30s मैक्सिमम, क्योंकि जो जनरेशन Z को जो समझ सकेगा, जो नैरेटिव्स बना सकेगा, जो इंटरेस्ट हो सकेगा, ही कैन क्योंकि डील आप कर रहे हैं 64% 25 ईयर्स के बच्चों के साथ, तो आप जब इतने सीनियर लेवल क्या ऊपर आदमी बना देंगे, ये सही है कि उनकी टीम बड़ी अच्छी होगी,
आई नो सम ऑफ द रियली ब्रिलियंट बॉयज इन हिज टीम, लेकिन देखिए ना, आप लेफ्टिनेंट जनरल से वो बच्चा बात करते ही जो है वो झिझकता होगा। लेकिन आपको लगता है कि मेजर की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के मसलों को समझ सकता है एज़ कम्पेयर टू 2 स्टार ब्रिगेडियर या जनरल? देखें, अगर पाकिस्तान में क्या है, एक मेजर की तो वो भी ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो उन चीज़ों को समझे कि ठीक है ही बिलोंग्स टू जनरेशन, उस जनरेशन से उसका ताल्लुक होगा, लेकिन जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं वो मेजर समझ सकता है। मैंने तो जितने यंगस्टर्स के साथ काम किया, मुझे तो लगा है कि वो ज़्यादा समझता है। एंड टू बी फेयर विद, अगर मेरे बस में हो तो मैं सेक्रेटरीज भी ग्रेड 18-19 में ले आऊँ। और जो आपको जनरेशनल चेंज चाहिए पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, अब ब्यूरोक्रेसी इज़ वेरी ओल्ड जब आप पॉलिसीज़ की बात जो है वो करके आते हैं। एंड सम ऑफ द यंगर बॉयज़ इवन इन ब्यूरोक्रेसी आर ब्रिलियंट, और आई थिंक उनको जो है वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जो है वो लाना चाहिए। चौधरी साहब, ये इंडियन लीडरशिप हर रोज़ कहती है हमें कश्मीर ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर के ऊपर बात करती है। अभी अगले दिन राइजीना डायलॉग हो रहा था भारत में, तो उसमें भी जयशंकर ने दोबारा एक नैरेटिव बिल्ड किया जी कि यूएन ने बड़ी गलती की, इस इशू को एक कॉन्फ्लिक्ट बना दिया, हम वो एग्रेसर पाकिस्तान था। ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है ये पार्लियामेंट में खड़े होकर क्यों नहीं बोलती? आप बोला करते थे, मुझे याद है, इंडियन पॉलिसीज़ के हवाले बात किया करते थे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके। जब इंडिया ये कह रहा है हम कश्मीर ले लेंगे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन इस इशू के, एक भी जवाब पाकिस्तान से नहीं जाता। ये क्या वजह है? और अपोजिशन भी खामोश बैठी हुई है और हुकूमत भी खामोश बैठी है, और उनका जो दिल करता है वो बोलते हैं। इसकी क्या वजह? ये एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है क्या? ठीक है, थोड़ा ही मसला है, तुसी जानो, असी बैवांगे। नहीं, मेरे से तो मोदी साहब इतने नाराज़ हो गए कि मेरा वारंट जारी कर दिया। अच्छा। और अभी भी वो इंटैक्ट है। सो इंडिया जो है, जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको कहता हूँ कि पहला मेरा वारंट है, जाएंगे तो कैंसिल होएगा तो मैं इंडिया के लिए आ सके। बहरहाल अभी तो उन्होंने जो है वो मुझे वारंट जारी कर दिया उन्होंने मेरा, तो मेरे से तो बड़े नाराज़ ही रहते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट है प्रेजेंट। बट फैक्ट इज़ कि ये हमारी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। हमने बीजेपी का, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये जो अभी आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये तो बीजेपी का डिक्लेयर्ड उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा हुआ है कि जी हमने पाकिस्तानी कश्मीर को लेना है। और मेरा जो मानना है वो यही है कि अगर हमने आई वुड से कि चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं और होनी चाहिए। इतना अरसा हो गया है, मोदी साहब की पर्सनल लाइकिंग भी काफ़ी है नवाज़ शरीफ साहब के लिए, नवाज़ शरीफ साहब की उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो इसमें बात कर सकते हैं। इसलिए एक तो PMLN जो है ना, हमारा पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम हो गया है। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम हो गया है कि हम, इनको लगता ये है कि हमने ना सारी गलतियाँ जैसे हमने ही की हुई हैं, क्योंकि हिस्ट्री किसी ने किताब तो पढ़ी ही नहीं है। अब हर बंदा यहाँ पे कहता है जी कारगिल बहुत बड़ी जो गलती थी, तो भाई सियाचिन क्या था? कारगिल पहले हुआ या सियाचिन पहले हुआ है? और सियाचिन में ज़्यादा इलाका जो है वो चला गया या कारगिल में जो है वो ज़्यादा हुआ था? कारगिल तो पार्ट था हमारा चेक पोस्ट, जो बाद में जो है वो उधर चली गई। हमने 65 इस वॉर में हमने पहले ले ली थी, और ये कारगिल बाद में जो है वो चला गया। सियाचिन जो है वो नो मैन लैंड थी, वो इंडियन आर्मी आ गई, वो आके बैठ गई। अब वो, और ये देखें आप कि ये इंटरनेशनल जो इस वक्त सिचुएशन है इन्वायरमेंट की, पाकिस्तान को तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर बात करनी चाहिए कि इन्होंने ग्लेशियर्स तबाह कर दिए हैं सारे, और ये दुनिया का क्राइसिस जो है इस वक्त जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तो इस वक्त जो है वो बात ही कोई नहीं करता, इंडिया से डरते हैं। और जो नून लीग की और पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो बिलावल is an exception. ये मैं पूछना चाह रहा था। हाँ, बिलावल is an exception. बिलावल is probably the only person in this political सारी उसमें जो थोड़ा सा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को चूँकि वो कॉपी करते हैं, तो ही स्पीक्स अग्रेसिवली ऑन दीज राइट्स जो कि पाकिस्तान के राइट्स हैं, एक्सेप्ट बिलावल। बाकी तो यूँ लगता है कि किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं। और वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कैसे थल्ले लग जाएंगे ना तो फिर साड़ी सुलह हो जाएगी। इस तरह की सुलह तो नहीं होती। आखिर ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। अच्छा सब ये बताइएगा, ये नून लीग के बारे में एक तासुर इम्प्रेशन माजी में भी रहा है कि ये इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। ये अच्छे ताल्लुकात की जो चाहना ही है कि ये बोलते भी कुछ नहीं है इंडिया के बारे में, जैसे फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल ही नहीं बोलते। ये क्या उसकी एक सोच है कि वो समझते हैं, क्योंकि मुझे पता ये चला था
कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जब SCO पे जयशंकर आए थे तो उन्होंने एक ट्वीट की पाकिस्तान पे, थैंक यू पाकिस्तान। तो उन्होंने अपनी इन हाउस मीटिंग में कहा कि हमें 10 सालों में भारत से एक ट्वीट ही आई है बस। सो ये एक खौफ है कि जी हमें बात नहीं करे। तो ये क्या आप समझते हैं ये PMLN की एक स्ट्रैटेजी है, ये पॉलिसी है कि भारत के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, वो जो मर्जी बोलते रहें, हम खामोश रहें, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम मैसेजिंग करते रहें, देखिए जी हम कुछ नहीं बोल रहे, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और हम तो बात करना चाहते हैं। ये उनकी पॉलिसी है या कि how do you see this? I would say a very explicit strategy of Nawaz Sharif. This is a very explicit desire of Nawaz Sharif. वो देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात पे पाकिस्तान में तो कंसेंसस है। मैं हूँ, आप हूँ, इमरान खान है, आसफ जरदारी हैं, सब लोग चाहते हैं कि कंसेंसस हो और ये अच्छे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि दूसरी तरफ ये नवाज शरीफ ये नहीं रियलाइज़ करते और ये लोग ये रियलाइज़ नहीं करते, वहाँ हिंदुआता का, वहाँ पे गांधी के मुखालिफ हुकूमत कर रहे हैं, गोडसे को मानने वाले इस वक्त हुकूमत में। इंडिया इज़ नॉट गांधीज इंडिया, इट्स गोडसेज इंडिया। और वो जो है वो मुसलमानों को बर्दाश्त, और वो ये नहीं है कि मुसलमान के जो है वो कोई अपना कोई पाँचों वक्त का नमाजी है, हाजी नमाजी है और बड़ा कोई मुस्लिम व्यूज़ के वाला है, ये नहीं है प्रॉब्लम। वो कहते हैं आप मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं ना तो तुझे साढ़े मुखालिफ। तो मुझे आप बताएं, ऐसी ज़हनियत के साथ हम क्या बातचीत करेंगे? वो चेंज होगा ही तो बातचीत होगी ना, आप कैसे जो है वो करेंगे? और जो गुजरात में जो कुछ हुआ, जो बाकी जगहों पे जो कुछ हुआ, वो तो द प्रॉब्लम इज़ दे आर नॉट रेडी टू एक्चुअली, आई वुड से कि बराबरी को तो छोड़ दें, कुछ सिग्निफिकेंस ही देने को पाकिस्तान की इस वक्त आबादी को। ऐसे माहौल में कैसे बातचीत हो सकती है? तो इसलिए मॉडरेट्स जब इंडिया में आएंगे और आ जाएंगे, मॉडरेट्स जब भी इंडिया में आएंगे तो उस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बड़े बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब ये कंसेंसस है कि इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। नहीं, पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन चौधरी साहब आप उस वक्त कैबिनेट में और कहा जाता है कि शाह महमूद कुरैशी, शरी मज़ारी साहबा और शेख रशीद जो थे वो नहीं चाहते थे कि भारत साथ नॉर्मलाइजेशन हो। सुनने में तो अगर आप ये कह रहे हैं कंसेंसस है तो फिर ये क्या बात है? नहीं, ये इनका चारों का है। मैं तो आपको इमरान खान का बता रहा हूँ ना, इमरान खान, आसफ जरदारी, डोमिनेट इमरान खान ने फिर मानी तो थी ना इनकी। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि बहुत हमने, अगर आप मुझसे पूछे ना कि एक बड़ी गलती जो PTI की हुकूमत की, एक बड़ी गलती जो एक बहुत बड़ी चेंज थी, वो हमने जो जनरल बाजवा का था स्कीम, मैं शामिल नहीं था मशवरे में बिकॉज मैं तो साइंस मिनिस्टर था उस वक्त, बट मुझे पता है एग्जैक्टली कि उसको कैसे जो है वो उसको ख़त्म किया गया या नहीं माने। बट आई मस्ट से कि जनरल बाजवा की जो स्कीम थी वो बहुत विजनरी थी, एंड आई ऑलवेज एडमायर जनरल बाजवा का जो वर्ल्ड व्यू था वो बहुत प्रोग्रेसिव था, वेरी अनलाइक फौजीज, वेरी अनलाइक फौजीज। और वो एक बड़े आई वुड से पीस वाले जो थे ना वो थे। और हमेशा हमने तो, और मैं आपको बताऊं, जनरल मुशर्रफ जो थे, एक दफ़ा मैं नजम सेठी साहब को लेके गया इंटरव्यू के लिए, तो हम बातचीत कर रहे थे, तो उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नजम सेठी साहब को ये कहा कि यार हम तो PMA से निकले हैं ना, तो हम तो सिर्फ यही समझते थे कि नहीं लड़ना ही है इनसे, इन्होंने जातियाँ की हुई हैं और मैं जब प्रेसिडेंट बना और मुझे जो सारा कॉमर्स मिनिस्ट्री का और अपना फॉरेन मिनिस्ट्री का और जो सारी पॉलिटिकल मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका इनपुट आना शुरू हुआ, तो देन आई रियलाइज़ कि ये खाली लड़ाई से तो काम नहीं हो सकता, एंड वी हैव टू डाइवर्सिफाई। सो मुशर्रफ साहब ने भी जो है वो बाद में मुझे कहा, और इसीलिए आप देखिए कि मुशर्रफ साहब वाज आल्सो मैन ऑफ पीस। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में उस वक़्त बहुत बड़ा मौका ज़ाया हुआ कश्मीर की सेटलमेंट का जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आगरा गए, और यहाँ पे बहुत बड़ा मौका हमने PTI में हमने ज़ाया किया जब हमने जनरल बाजवा की जो स्कीम थी उसको हम नहीं माने।
महल जनरल बाजवा कहते हैं कि उस वक्त फैसला ये हुआ था कि मोदी साहब बलूचिस्तान आएंगे और इमरान खान साहब मोहाली जाएंगे क्रिकेट मैच देखने, और कराची में ये हाथ लहराएंगे तो चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। और रानी का मंदिर है जी जी, तो वो मैं बल्कि रिसेंटली एक सेनेटर है बलूचिस्तान से, उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो वहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई उसको तैयारी की। तो वो कहता बाद में पता चला कि यहाँ पे ये क्यों इतना पैसा लग रहा है, वो पता चला कि मोदी साहब ने यहाँ पे आना है। तो वो एक तो फिर चोर साहब बात तो यही है कि सियासतदान जो है वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए देखो ना, एक प्रॉब्लम है ना चीमा साहब, देखिए प्रॉब्लम उस वक्त ये हो गई जिसमें अगर आप दूसरी साइड की भी देखें, पर मैं जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मैं तो हक में हूँ, और आप कैबिनेट में देखिए मैं इंडियन फिल्में बिल्कुल बंद नहीं करना चाहता था, और मैंने ये बात कही 10 बार कि हम अपना सिनेमा ख़त्म कर लेंगे अगर हम इंडियन फिल्में बंद करेंगे, और हमने उल्टा अपना नुकसान किया, कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए आप मैं जो शीरी से जो मेरी बहुत लड़ाई भी रहती है, और शेख रशीद साहब से, और शेख साहब तो खैर चूँकि वो ओल्ड स्कूल हैं वो तो वही बात करते हैं, बट शीरी मज़ारी से और शाह साहब से जो मेरी हमेशा इख्तलाफ उनसे ये रहा, मैं उनसे ये बात कहता हूँ कि आप अग्रेसिव, और देखें अग्रेसिव उनकी गवर्नमेंट की अग्रेसिव पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज 100% करना चाहिए, मेरे से ज़्यादा कौन करता है जी। मैंने तो आपके सामने हमेशा बहुत अग्रेसिव स्टांस रखा है, बट आप वो पॉलिसीज़ ना बनाएं जिससे कॉमन इंडियन और कॉमन पाकिस्तानी जो है वो हर्ट हो। वी मस्ट एम्फेसिस ऑफ अ पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। ऊपर वाले जो है हमारे साथ ज्यादती करेंगे, हम उनसे निबड़ेंगे। जो ऑपरेशन स्विफ्ट रेड हॉट हमने किया, कमाल हमने किया, और हमारी एयरफोर्स ने जिस तरीके से किया, और उसको जो है वो हमें उसको भी, लेकिन देखिए ना हर चीज़ में बैलेंस इज एवरीथिंग। आपको बैलेंस नहीं लूज करना चाहिए। हमने इंडियन फिल्में बंद करके बड़ी गलती की, हमारे सिनेमा सारे ख़त्म हो गए। और इसी तरह से जो ट्रेड है, देखिए ना प्रॉब्लम ये है कि चीमा साहब फिर जो है ना हमें तो कह देते हैं ना कि पंजाबियों की बात करते हैं और ये वो, बट फैक्ट इज़ देखें खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो है वो चाइना भी उसको जो है वो गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के ज़रिए जो है वो उधर भी आ जाता है, और फिर आपका अफ़गानिस्तान आ जाता है। लाइकवाइज बलूचिस्तान के साथ ईरान है और अफ़गानिस्तान। पंजाब इज लैंड लॉक्ड। हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और कराची के पास समंदर है। बिल्कुल सही। देखें हमें तो खुलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और सबसे ज़्यादा जो 47 में तो नुकसान तो बंगालियों का और पंजाबियों ने का ही हुआ ना, बाकी तो इंटैक्ट रह गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं चौर साहब, ये नुकसान तो हमारा है। आखिरी सवाल चौर साहब ये बताएं कि हल क्या है, कैसे बुलवाएं इन लोगों को, ये नैरेटिव कैसे होती है, हम कैसे CNN में जाएं, कैसे BBC में जाएं, अपनी कैजुअलिटीज। चौर साहब ये आप भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, 70,000 बंदा भी हमारा शहीद हो गया, अरबों डॉलर का नुकसान भी हमारा हो गया, और दुनिया इल्ज़ाम भी हम पे लगाती है। आज मैं US इंटेलिजेंस असेसमेंट आई थी, उसमें उन्होंने दोबारा हाफिज़ सईद के बारे में बातें की हैं कि इनके अलकायदा से ताल्लुकात है। नुकसान भी हमारा हो गया और दुनिया को हम अपनी स्टोरी भी नहीं सुना सके। ये स्टोरी कैसे सुना दें ताकि एटलीस्ट हमारा वर्जन तो चला जाए? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि देखें आपके यहाँ कितने इंडियन चैनल्स हैं, इंग्लिश चैनल्स हैं, आपके यहाँ कितने अरबिक चैनल्स हैं। आपके यहाँ प्रॉब्लम एक तो मीडिया हैंडलिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप समझते हैं पंजाबी उर्दू में बात करके तो आप नहीं यूरोप को अमेरिका को भेज सकते ना, तो पहले एक तो आपकी कहानी सुनाने के आपका मीडियम कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपकी हुकूमत के और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान जब तक ये रिजॉल्व ना हो कि जो पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं, एंड इट्स नॉट इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी और हुकूमत की पॉलिसी। हम इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने चूँकि इख्तियार सारी हुकूमत से ले लिए हैं, तो हुकूमत के पास इंसेंटिव नहीं है को बोलने का। सो जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो इसहाक डार हों, चाहे तारड़ हो, चाहे कोई और हों, दे फील कि हम सानों की लोड़ है, आप भी कर लें। तो उसकी वजह से सफ़र पाकिस्तान कर रहे हैं। तो जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज ना हो और इस्टेब्लिशमेंट में और सियासी जमातों के दरमियान एक एतमाद बहाल ना हो, डोंट एक्सपेक्ट कि कोई मिरेकल जो है वो होगा। थर्ड बात जो है वो ये है कि आपको जो स्टोरी है वो सुनाने की वो लोग ह्यूमन रिसोर्स चाहिए आपको जो आपकी स्टोरी सुना सकें और बता सकें, और उसके लिए मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को आपको जो है वो ट्रेन करना पड़ेगा, उनको लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर चौर साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू व्यूअर्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन के पाकिस्तान की स्टोरी क्यों नहीं सुनाई जा रही और क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।